तो गाइस हम ये पढ़ रहे थे 33 क्वेश्चन कर रहे थे। इसमें बोला था, दोबारा से बता देती हूँ कि एडवांटेज ऑफ डायनेमिक रैम क्या होते हैं। डायनेमिक रैम है डी रैम की क्या विशेषताएं हैं, मतलब क्या लाभ है, एडवांटेज क्या है स्टैटिक रैम से ज़्यादा। तो ये क्या है, एक तो कम एक्सपेंसिव होती है, कम पावर लेती है और हायर स्टोरेज होता है इसका, है ना, हाई स्टोरेज होता है। लेकिन ये फास्ट नहीं होती। क्यों फास्ट नहीं होती? क्योंकि मैंने बताया डायनेमिक रैम है वो अपने आप को बार बार रिफ्रेश करती है। अब कोई बार बार रिफ्रेश करेगा तो उसका जो एक्सेस टाइम है वो तो कम हो जाएगा ना, है ना, वो स्लो हो जाएगी, तो ये स्लो है। जो स्टैटिक रैम है वो क्या होती है, वो अपनी फास्ट होती है। ये था 33 क्वेश्चन, ये देखो। फिर है 34th क्वेश्चन, ये क्या कहता है, 34th क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग विच टाइप ऑफ वायर ट्रांसमिशन मीडियम हैज ए कोर ऑफ रिफाइंड ग्लास। मतलब कि ऐसी कौन सी वायर है जिसमें क्या रिफाइंड ग्लास का कोर होता है, यानी कि कोर का मतलब सतह, वो रिफाइंड ग्लास की बनी होती है। ग्लास की बनी हुई कौन सी होती है वायर, ऑप्टिकल या फिर कोएक्सियल, शील्डेड ट्विस्टेड या अनशील्डेड ट्विस्टेड। इतने में आप ये देखो, मैं आपको ये दिखा भी देती हूँ कौन सी होती है। पहले आंसर बता देती हूँ, ये होती है ऑप्टिकल फाइल। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है, ग्लास, ग्लास की बनी होना, ठीक है। ऑप्टिकल जैसे अपने जो चश्मे होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनको हम चश्मों को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्स को ऑप्टिकल्स बोलते हैं। तो ये ग्लास की बनी हुई होती है। आजकल मोस्टली हमारे घर में जो भी वायर है वो ऑप्टिकल वायर है ना, ग्लास की बनी होती है। कोएक्सियल में क्या होता है, जिसके ऊपर कवर होता है, मतलब पूरा बना हुआ, मैं दिखाती हूँ आपको। कोएक्सियल केबल थियरी, फिर आपको सही समझ में आ जाएगा। ये कोएक्सियल केबल ऐसी होती है जिसके ऊपर ये कवर चढ़ा होता है ना, ब्लैक ब्लैक सा। देखो, कोएक्सियल केबल है वो क्या होता है, एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल होती है जिसमें इनर कंडक्टर होएगा और इसके बाहर एक शील्ड बनी होती है विद द टू सेपरेटेड बाय ए डाइलेक्ट्रिक। मैनी कोएक्सियल केबल हियर। अब आप देखते हो, ये देखो, इसके अंदर तो क्या है, छोटे छोटे वायर से हैं और इसके बाहर है एक शील्ड बनी हुई है बड़ी सारी, है ना, बाहर इसके एक शील्ड बनी हुई है बड़ी सारी। तो ये कोएक्सियल होगी। फिर ट्विस्टेड पेयर है, वो ट्विस्ट होती है, वो भी दिखा देती हूँ मैं। ट्विस्टेड पेयर कौन सी होती है, TWIS, हाँ ये ट्विस्टेड पेयर केबल। ये देखो, दिख रही है ना, इसमें इतनी सारी वायर होती है। अपने घर में पहले ये केबल होती थी ना, अभी तो क्या होती है, अभी तो अपने पास वो भी मैंने दिखाया कोएक्सियल केबल होती है जिसके अंदर एक तार होगी, है ना, तांबा जिसको हम बोलते हैं, वो होता है मेटल का, और उसके ऊपर एक स्प्रिंग सा लगे और वो कवर चढ़ा होता है। और ये कौन सी होती है, ट्विस्टेड पेयर वाली, जिसके अंदर देखो ट्विस्ट की हुई है, ये दिख रही है ना, ट्विस्ट की हुई है आपस में। ये आपको दिखा दी। अब शील्डेड, शील्ड, शील्ड मतलब कि कवर की हुई है। कुछ तो होती है जिसको हम नंगी तारे बोलते थे, है ना, जिसके ऊपर ये शील्ड नहीं होती थी, सीधी तारे। अब इस पे क्या शील्ड लगी हुई है। फिर क्या अनशील्ड, अनशील्ड जो अभी मैंने बताया जिसके ऊपर शील्ड नहीं लगी हुई, ठीक है। 35 देखते हैं। 35 क्या कहता है, ये अपने पास ये उसका है ICT का क्वेश्चन, बाइनरी डिजिट को अपने को ऐड करना है। चलो ये बाद में करेंगे, मैथ्स के आगे ना, मैथ वाला ही है। अब देखो हम करते हैं 36 क्वेश्चन। 36 क्या कहता है, विंड एनर्जी है वो हाई डेंसिटी एनर्जी होती है। क्या सही बोल रहा है कि जो विंड को क्या बोलते हैं, पवन, पवन ऊर्जा है उसमें ज्यादा घनत्व होता है, या फिर ऊर्जा का एक आंतरिक स्रोत पवन ऊर्जा होती है। मीन्स की विंड एनर्जी है वो एक इंटरमीडिएट सोर्स है एनर्जी का। बताइए क्या सही बोला, इंटरमीडिएट सोर्स है एनर्जी का। बताइए बताइए 36 का आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा, पहला गलत है, दूसरा सही है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट डेंसिटी नहीं होती। अब हवा की ऊर्जा आपको पता है कितनी की मिल जाती है ना। विंड एनर्जी है उसकी लो डेंसिटी होती है, घना तो बहुत कम होता है ना, हाई नहीं होता, कम ही एरिया में तो होती है। दूसरा ये कहता है कि इनटर्मिनेट सोर्स है। इनटर्मिनेट मतलब कि दोबारा बनाई जा सकती है, कभी ना खत्म होने वाली है। तो एयर आपको पता है कभी खत्म नहीं होती। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना, है ना। और इनटर्मिनेट जो खत्म ना हो, यानी कि रीन्यूएबल, रीन्यूएबल, रेन्यूएबल एनर्जी है जिसको हम दोबारा बना सकते हैं, कभी खत्म नहीं होती है, कभी खत्म नहीं होती है, ठीक है। ऐसे 37 क्या कहता है,
37 कहता है ओजोन लेयर कौन सी लेयर में पाई जाती है, ओजोन लेयर है वो कौन सी लेयर में होगी, थर्मोस्फेयर में, मेसोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में या ट्रोपोस्फेयर में। तो इसका आंसर आ जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन किस में होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, तो अपनी लेयर कितनी होती है, मेनली अपने पास 6 लेयर होती है। अभी मैं यहाँ पे समझाती हूँ आपको, नोट्स में मैंने लिया हुआ है। देखो अपने पास कौन कौन सी लेयर होती है। अर्थ की एटमॉस्फेयर में सेवरल डिस्टिंक्ट लेयर, यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर होती है, अलग अलग टाइप की होती है, जिसकी अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, फिर कहते हैं कुछ एक का नाम है जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो एक होती है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, ये लोवेस्ट और डेंसिटी लेयर होती है, यानी कि सबसे लोवेस्ट लेयर, सबसे नीचे वाली लेयर होती है। इट एक्सटेंड फ्रॉम दी अर्थ सरफेस अप टू 7 मील्स 11 किलोमीटर तक, यानी कि अर्थ से 7 मील्स की दूरी पर होती है, 11 किलोमीटर तक। वेदर प्रोसेस ओक्यूर प्राइमरली इन दी लेयर, जो अपना वेदर होता है, मौसम होता है, वो इसी लेयर में होता है ज़्यादातर। ठीक है, तो बेस होता है इस ट्रोपोस्फेयर का, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, वार्मर देन इट्स टॉप ड्यू टू द अर्थ absorbing solar radiation heating in the air when then rise and cool। अब ये क्या बोल रहे हैं मैं बताती हूँ। ट्रोपोस्फेयर है ना, जो ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर है, ये वही है ना ट्रोपोस्फेयर। ये क्या है, ये ना अर्थ की पहली लेयर है, ये अपनी अर्थ है। अर्थ पे पहली वाली लेयर कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर, जो कि 7 किलोमीटर 11 किलोमीटर या 7 मील दूर है। ये हमारा जो इन्वायरमेंट है ना, वो ट्रोपोस्फेयर में ही है। ठीक है, तो सूर्य से ये एनर्जी लेती है, सन से ये एनर्जी लेगी और ऑब्जर्व करती है एनर्जी को। तो सबसे ज्यादा हीट किस में पाई जाती है, जो ऊपर ऊपर वाली जो लेयर होती है ना, उनसे ज्यादा हीट इसमें होती है, ट्रोपोस्फेयर में, एयर में। ठीक है, जब ये सूर्य डूबता है ना, सन है राइज होता है, तब तो क्या होगी, एनर्जी या हीट हीट ज्यादा होगी। और जब सन है वो क्या होएगा, अस्त हो जाएगा, है ना, सूरज डूब जाएगा, तो वो क्या हो जाती है, कूलिंग हो जाती है ना, जिसमें हम रहते हैं। तो अभी मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको। ये देखो ट्रोपोस्फेयर कौन सी है, थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ। ये ट्रोपोस्फेयर अर्थ की पहली लेयर, ठीक है, जिसमें हमारा ये जो क्लाउड्स होते हैं, मौसम होता है, इसमें था ना वेदर, वेदर कहाँ पे होता है, मौसम ट्रोपोस्फेयर में होता है। ओजोन लेयर कहाँ पे होती है अपनी, ओजोन लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर में। कहाँ पे, देखो स्ट्रेटोस्फेयर में, यहाँ पे है ओजोन लेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर से जस्ट नीचे यहाँ पर अपने प्लेन उड़ते हैं। अगर आज पेपर में आ जाता है कि प्लेन कहाँ पे उड़ते हैं, कौन सी लेयर में, तो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ेंगे। स्ट्रेटोस्फेयर की ऊपरी वाली जगह है ना, यहाँ पर ओजोन लेयर होती है, और इसके बीच में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अपना प्लेन उड़ते हैं। और अब प्लेन उड़ते हैं, जब तेज तेज आवाज क्यों आती है, क्योंकि ये देखो अपनी अर्थ है, अर्थ से जब प्लेन उड़ता है तो यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में बादल होते हैं, क्लाउड होते हैं। क्लाउड को जब टच करती है, क्लाउड्स को चीर के जब इस वाली में स्ट्रेटोस्फेयर में जाती है प्लेन, तब वो शोर आता है इतना तेज तेज। ठीक है, तो पहली कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर, फिर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर होती है मेसोस्फेयर, फिर होती है थर्मोस्फेयर, और फिर होती है एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो इसकी अगर हम ट्रिक करें तो TSMTE ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, या फिर TRSMTE कर सकते हो, TRSMTE। तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ये 6 होती है। ठीक है, 6 है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा, एक और भी आती है, एक्सोस्फेयर है, जिसको आयनोस्फेयर भी बोलते हैं, आयनोस्फेयर। कहीं पर 5 होती है, कहीं पर 6, आयनोस्फेयर भी बोलते हैं। ठीक है, वो इसके अंदर ही आ जाती है, इस वजह से कई बार लिख देते हैं, कई बार नहीं लिखते हैं। देखो ओजोन लेयर कहाँ पे है, ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर है, ओजोन लेयर। और ये ट्रोपोस्फेयर है, इससे दिख रहा है ना आपको हीट कितनी सारी जनरेट हो रही है। और ये देखो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, वोल्टाइल वोल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सारे 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 देखो कहाँ पे जा रहे हैं, ओजोन लेयर को हीट कर रहे हैं, ओजोन लेयर को क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं उसको। ओजोन लेयर को देखो, ये ओजोन लेयर है पूरी पूरी ऐसे बनी हुई है ना, ये पूरी पूरी बनी हुई है, मोटी है, लेकिन ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCF है, वोल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये जा जाके इसको हिट कर रहे हैं, हिट मतलब कि मारना। ठीक है,
इसको बार 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 हिट कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, देखो ये ओजोन लेयर है वो टूटती जा रही है। इसके कारण जो सूर्य सन है अपना रेडिएशन फेंकता है, सोलर रेडिएशन फेंकता है, तो वो ओजोन लेयर के थ्रू, देखो यहाँ से तो नहीं जा रही क्योंकि ये ओजोन लेयर यहाँ पे ठीक है, लेकिन जहां से ओजोन लेयर टूट रही है ना, पतली हो रही है, वहां से सोलर रेडिएशन है वो सीधा हमारे ऊपर आ रही है। अब आया समझ में? देखो ट्रोपोस्फेयर आपको समझ आ गया, फिर आएगी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होती है, 31 मील्स या फिर 50 किलोमीटर तक होती है। ये क्या होता है, लेयर इज फ्री ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड से फ्री होती है ये। वेदर रिलेटेड फिनोमिना, मतलब आपको बताया था ट्रोपोस्फेयर में ही तो क्लाउड्स होते हैं, है ना, इसमें ही वेदर यानी कि इन्वायरमेंट होता है। अब स्ट्रेटोस्फेयर में तो ओजोन होती है, इसलिए इसमें क्लाउड नहीं होते, वेदर नहीं होता, ठीक है। ये ओजोन लेयर का हाउस होता है, देखो घर होता है, शील्ड होती है इसमें ओजोन लेयर की, ठीक है। और देखो एरोप्लेन कहाँ पे फ्लाई करते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में करते हैं, ठीक है। ये आता है पेपर में, एरोप्लेन कहाँ पे उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में। फिर आता है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर किसके बाद में होता है, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद में। ये 53 मील से लेके 85 किलोमीटर, 53 माइल से लेके 85 किलोमीटर तक है। अब इसमें क्या होता है, मीटियोर होते हैं, मीटियोर बर्न अप इन दी लेयर ड्यू टू फ्रिक्शन विद एयर एंड पार्टिकल्स। अब आपने मीटियोर देखे होंगे जिसको हम उल्का पिंड बोलते हैं, उल्का पिंड। जैसे आपने छोटा भीम देखा होगा, छोटा भीम होता है ना। और भी काफी, शक्तिमान देखा होगा, शक्तिमान में भी वो नहीं है, टकरा रहे होते हैं वो छोटे छोटे आते हैं, गोले गोले, गोले बोलते हैं उसको, है ना, गोले गोले से होते हैं वो, आपस में ऐसे टकरा रहे होते हैं, उल्का पिंड आपस में टकरा रहे होते हैं। तो वो कौन सी होती है, वो मेसोस्फेयर होती है, जहां पर मीटियोर आपस में एक दूसरे के साथ टकराएंगे, है ना, फ्रिक्शन होता है, वो टूट जाते हैं, एयर पार्टिकल बन जाते हैं वो, ठीक है। तो ये क्या होता है, अनप्रोडक्टिव एस्ट्रोनॉट ब्लड वुड बॉयल इन द मेसोस्फेयर ड्यू टू एक्सट्रीमली लो प्रेशर। ये कहते हैं अगर इसके अंदर कोई जाएगा ना मेसोस्फेयर में, तो जो एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट मतलब जो कि इसमें जाता है अपने ऊपर जाता है ना, इसको क्या बोलते हैं अब, 1 सेकेंड, इसकी हिंदी मेरे को नहीं याद आने लग रही, 1 सेकेंड। हाँ, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में जो जाता है ना पर्सन, उसको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। तो अंतरिक्ष में जा अगर कोई बंदा जाएगा ना, तो उसका ब्लड क्या हो जाएगा, बॉइल, उबल जाएगा, उसका जो ब्लड है वो उबल जाएगा, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा लो प्रेशर होता है, एक्सट्रीमली लो प्रेशर होता है, ठीक है। फिर आता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर है वो कब होता है, ये 53 माइल्स या 85 किलोमीटर तक होता है। एज ऑफ स्पेस, स्पेस का किनारा है, जहां पर स्पेस है ना अपनी, स्पेस उसका किनारा है। तो यहाँ पर सैटेलाइट वगैरह घूमती है, ऑर्बिट करती है, यानी कि घूमती है, ऐसे सैटेलाइट घूमती है। तो ये आ सकता है कि सैटेलाइट कहाँ पे घूमती है, थर्मोस्फेयर में घूमती है। डिस्पाइट इट हाई एल्टीट्यूड, यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड होता है, तो थर्मोस्फेयर में लो डेंसिटी होएगी, फ्यू पार्टिकल्स ऑब्जर्व हो जाते हैं सोलर रेडिएशन से, लीडिंग टू हाई टेम्परेचर। अब कुछ एक ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, जो कि सोलर रेडिएशन बहुत ज्यादा हाई होने के कारण, हाई टेम्परेचर होने के कारण वहीं ऑब्जर्व हो जाते हैं, ठीक है। फिर है आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर क्या है, देयर रीजन कोल्ड द आइनोस्फेयर, इट इज कंटेन्स चार्ज पार्टिकल आयंस प्ले क्रिशियल रोल रेडियो कम्युनिकेशन। आइनोस्फेयर जो आयंस नहीं होते, आयंस वो उस लेयर में होते हैं। आयंस आपने पढ़े होंगे, वो आयंस किस में होते हैं, आयनोस्फेयर में होते हैं। देखो मैंने बताया था ना, एक और होती है, 6 लेयर होती है। फिर है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये फेड करती है इंटरप्लेटरी स्पेस। स्पेस किस में होएगा, एक्सोस्फेयर में होएगा, ठीक है। ये एक्सट्रीमली थिन होती है, बहुत ज्यादा पतली होती है। इसमें मेक द अपर लिमिट ऑफ एटमोस्फेयर, जो एटमोस्फेयर की अपर लिमिट है। अब इसका एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ जिससे आप याद कर सकते हो। रिमेंबर दिस लेयर बाय चैलेंजिंग, इन सब लेयर को याद करना क्या होता है, चैलेंज हो जाता है, इसलिए निमोनिक, निमोनिक मतलब की एक ट्रिक है। कौन सी, द स्मार्ट मैन टेल इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन, कि जो स्मार्ट मैन होता है ना, ये ट्रिक है इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। अब हिंदी वालों को भी यही याद करनी पड़ेगी, है ना। इसकी हिंदी में बता देती हूँ, क्योंकि ये ट्रिक है, ट्रिक तो अब जिस हिसाब से बनेगी वैसे ही करना पड़ेगा अपने को, है ना। ट्रिक क्या है, स्मार्ट मैन टेल इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन, कि जो स्मार्ट होएगा ना, जो स्मार्ट लोग होता है, स्मार्ट को क्या बोलते हैं वो, बुद्धिमान, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो हमेशा इंटरेस्टिंग, रुचिपूर्ण एक्सप्लेनेशन देता है, व्याख्या देता है। तो ये ट्रिक होगी अपने पास, कि जो स्मार्ट मैन है वो हमेशा इंटरेस्टिंग बातें बताता है। तो टी से क्या हो गया, थर्मोस्फेयर, सॉरी ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, टी से ट्रोपोस्फेयर होगा।
स्मार्ट मैन टेल इंटरेस्टिंग थिंग। जो अच्छा आदमी होएगा, स्मार्ट पर्सन होएगा, वो हमेशा अच्छी अच्छी बातें बताएगा। ये है ट्रिक अपनी, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम। ठीक है कि ट्रोपोस्फेयर, TROPOSPHERE, फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर। एस स्मार्ट से क्या होगा, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है। मैन यानी कि मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर। टेल से थर्मोस्फेयर ना, थर्मोस्फेयर। आई से आयनोस्फेयर, आयोनो। स्पेलिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, मैं बिना देखे लिख रही हूँ इसलिए थोड़ा सा हो सकता है। एक्सप्लेनेशन का क्या होगा, एक्सो, एक्सोस्फेयर है ना, ये रहा एक्सोस्फेयर। ठीक है, अब आ गया समझ में। टी से हो गया ट्रोपोस्फेयर, एस से स्ट्रेटोस्फेयर, एम से मेसोस्फेयर, टी एच से थर्मोस्फेयर, और आई से आयोनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करवा देती हूँ इसका, ताकि आपको पता चल जाए कि अभी हमने क्या पढ़ा है। मैंने बताया आपको कि पहले होती है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर यानी कि हमारे जो पहली पहली होती है ना पृथ्वी पे, हमारी अर्थ पे जो पहली लेयर होती है, जिसमें हमारा इन्वायरमेंट होएगा, जो हीट को ऑब्जर्व करेगा, जिसमें कूलिंग भी होती है ना, जिसमें वार्म यानी कि गर्मी होती है, हीट होती है ना, वो जिसमें हमारी सरफेस ओजोन होती है, सरफेस ओजोन, जो कि सरफेस ओजोन क्या होती है, सरफेस ओजोन एक पोल्यूशन होती है, जो कि सारे पोल्यूटेंट से मिलके बनी होती है। सरफेस ओजोन हमारे लिए हार्मफुल होती है, हार्मफुल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि कौन सी ओजोन है आपके लिए हार्मफुल है, तो आप बोलोगे ट्रोपोस्फेयर वाली। यानी कि जैसे ये अर्थ है, अपनी अर्थ, इसके ऊपर पहले पहले जो है ना, धरती पे जो लेयर है, वो क्या होगी, अपने लिए हार्मफुल होगी, क्योंकि ये सारे पोल्यूटेंट से मिलके बनेगी, सारे हार्मफुल केमिकल से मिलके बनती है। और जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होती है, वो हमारे लिए अच्छी होती है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर में प्लेन उड़ते हैं, इसमें ही ओजोन होती है। ठीक है, इसमें। और क्लाउड किस में होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, ये आ सकता है। मेसोस्फेयर में क्या होता है, अगर कोई एस्ट्रोनॉट जाएगा तो उसका ब्लड भी उबल जाएगा, इतनी ज्यादा इसमें क्या होता है, लो प्रेशर होता है। थर्मोस्फेयर में क्या होता है, सैटेलाइट वगैरह घूमती है। आयनोस्फेयर में आयंस घूमते हैं, आयंस, है ना। और एक्सोस्फेयर में क्या होता है, ये स्पेस वाली है। तो इसकी अपने पास ट्रिक क्या है, स्मार्ट मैन है वो टेल एवरीथिंग इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन, कि जो एक स्मार्ट पर्सन होएगा वो हमेशा अच्छी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन देगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं, अब पता चल गया ना ओजोन लेयर कहाँ पे है, यहाँ पे। अब नेक्स्ट करते हैं 38th क्वेश्चन। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये 38th है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, वो कब तक सेट किए गए थे, अचीव क्या 2030 तक अचीव करने थे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, क्या उनको 2015 तक अचीव करना था, 2015 तक कौन सा अचीव करना था, 2030 तक कौन सा अचीव करना था। ये आपको पता होगा तो आप कर लोगे। तो इसका आंसर आ जाएगा, दोनों ही गलत है। क्यों, क्योंकि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है वो 2000 से लेके 2015 तक चले थे, यानी कि 2000 में आए थे, और उनका टारगेट था 2015 तक काम करने का। ठीक है, और जो SDG है, ये है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, और जो SDG है वो 2015 से लेके 2030 तक चले थे, यानी कि इनका टारगेट था 2030 तक का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। तो इसमें उल्टा बोलना है। ठीक है, फिर 39th क्या कहता है, 39th कहता है ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश और चाइनीज। इसका मेरे को तो देखते ही पता चल गया। तो इसकी थी, देखो ये जो ISA हुआ था ना, ISA वो फ्रांस के साथ हुआ था, फ्रांस का। और फ्रांस की लैंग्वेज क्या है, फ्रेंच, है ना, फ्रेंच। और किसके साथ हुआ था, हमारे इंडिया के साथ हुआ था। इंडिया की क्या लैंग्वेज है, हिंदी, और क्या है, इंग्लिश, ताकि सबको समझ आ जाए। तो हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, ABC। फ्रांस के साथ हुआ तो फ्रेंच आ गई, और हिंदी हमारी मातृभाषा है, और इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर सारे कम्युनिकेट कर पाते हैं, है ना। तो इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है, इसलिए इंग्लिश। फिर 40th क्वेश्चन क्या कहता है, 40 क्वेश्चन कहता है अपने को मैच करना है, अपने पास बीमारियां हैं और बीमारियों के माध्यम मीडियम कौन है, बताओ। वाटर बोर्न डिसीज कहाँ से होती है, वाटर वोस्ट बेस्ड रिलेटेड
ये डिसीज यानी कि बीमारियों के बारे में बताना आपको। ये बताइए आप। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी कैसे? जो वाटर बोर्न यानी कि बीमारी के कारण कौन सी मैदा पैदा होती है, वाटर बोर्न होती है, क्लोरिया। क्या होती है? क्लोरिया। बीमारी के नाम याद करने पड़ेंगे अपने को कि वाटर बोर्न बीमारी पानी के कारण कौन सी बीमारी होगी? क्लोरिया। फिर वाटर वोस्ट पानी वोश के कारण, वाटर वोस्ट के कारण ट्रैचोमा क्या नाम है? ट्रैचोमा। और वाटर बेस्ड कौन सी होगी? ये होगी साइकोटोमेसिस, साइकोटोमेसिस। और वाटर रिलेटेड कौन सी होगी? वाटर रिलेटेड होगी मलेरिया। ठीक है, ये अब इसकी मैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन करवाती हूँ आपको। देखो, वाटरबोर्न डिसीज कौन कौन सी होती है? अब ये आपको पता है आपसे, वाटरबोर्न डिसीज की बीमारियां पानी के कारण कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है, ये टॉपिक था ना, तो इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन लाई हूँ मैं। वो क्वेश्चन था, वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना, कि कौन कौन सी होती है। उसके अलावा मैं समझाती हूँ आपको। देखो, पानी से होने वाली बीमारियां, ये क्या है? इलनेस कॉजेज बाय माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सच एज वायरस, बैक्टीरिया दैट आर इंजेस्टेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर बाय कमिंग इन कांटेक्ट विद फेसेस। अब ये कहता है जो पानी में ना बैक्टीरिया होते हैं छोटे छोटे, माइक्रोस्कोप का मतलब होता है, देखो माइक्रोस्कोप आपने देखा होगा, उसको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। माइक्रोस्कोपिक यानी कि सूक्ष्म जीवाणु, सूक्ष्म जीव, यानी कि बिल्कुल ही छोटे छोटे, जो हमें अपनी नंगी आंखों से तो दिखाई नहीं देते, है ना, विदाउट यूजेस लेंसेज हमें दिखाई नहीं देते, तो वो सूक्ष्म जीव है ना, सूक्ष्म जीव। उनके कारण जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि जीवाणु होते हैं, जीवाणु, है ना, उनके कारण होती है। वायरस, बैक्टीरिया पानी के अंदर होता है। कॉन्टेमिनेटेड वाटर, वाटर का मतलब क्या होता है? प्रदूषित वाटर, है ना, प्रदूषित पानी, प्रदूषित जल। कॉन्टेमिनेटेड वाटर को अगर हम पिएंगे, उसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, उसको हम यूज करेंगे, तो उसके कारण हमारी बीमारियां हो जाएगी। अब ये कहते हैं ये बीमारियां ना स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है वाइल बाथिंग, जब हम स्नान करेंगे, है ना, बाथिंग इतनी ज्यादा प्योर हिंदी बोल दी मैंने। वाइल बाथिंग, जब हम नहाएंगे, जब हम हैंड वॉश करेंगे, या उसको पिएंगे, या फिर आप उसको कंज्यूम करेंगे। कैसे? अगर सब्जी फल धो के खा लिया तो। ठीक है, तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन क्या आया हुआ था, देखो अच्छे से। यहाँ पर क्या हुआ था? वाटर बोर्न यानी कि वाटर के कारण पैदा होने वाली बीमारी, है ना। फिर था वाटर वॉश यानी कि वाटर से हमने हाथ वॉश वॉश कर लिए यानी कि धो लिया, या फिर कोई भी चीज धोई हो। वाटर रिलेटेड, पानी से रिलेटेड। वाटर बेस्ड यानी कि पानी पे बेस्ड है। तो यहाँ पे क्या बोला, देखो अच्छे से देखना, ये लाइन पेपर में आई हुई है कि ये बीमारियां हैं कैसे फैलेगी? अगर हम नहा लिए तो, हमने हैंड वॉश कर लिए, सब्जी फल धो लिए, पानी पी लिया, है ना, फूड बना लिया, गंदे पानी में खाना बना लिया, तो भी हमारे साथ ये बीमारियां हैं वो फैल जाएगी। ठीक है, कुछ बीमारियां एक्सप्लोर करते हैं, चलो आओ। टाइफाइड फीवर। अब ये मेरे थोड़े दिन पहले ही हुआ था टाइफाइड। आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हो, है ना, जो पुराने बच्चे उनको पता है। पुराने इन दी सेंस की जो काफी टाइम से मेरी क्लास ले रहे हैं, 3 महीने हुए हैं मेरे चैनल को बनाए हुए, है ना, तो जो मेरा लास्ट 1 मंथ से मेरी क्लासेस ले रहे हैं, उनको पता है कि मेरे इतना टाइफाइड हुआ था 1 महीने तक, और मेरे से बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, फिर भी मैं आपको पढ़ाती थी। मतलब मेरी वॉइस आप सुन के देखोगे पुरानी कुछ वीडियो में, तो आपको सुनाई देगा कि बोला नहीं जा रहा फिर भी पढ़ा रही है। टाइफाइड हुआ था। अब मेरे को पता चला वो पानी के कारण हुआ था, कि मैं नहा ली हूँ, क्या पता इस ऐसे पानी से, है ना, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया हो थोड़े थोड़े। टाइफाइड फीवर ये पानी से होता है। इसका कोज क्या है? कि हम बैक्टीरिया के संपर्क में आ गए, ठीक है, और बैक्टीरियम का नाम क्या है? सैल्मोनेलिया टाइफी। ठीक है, ये नाम है। ट्रांसमिशन क्या है कि कैसे फैलता है? ये कॉन्टेमिनेटेड फूड यानी कि प्रदूषित खाना खाने से, मतलब ऐसा खाना जिसके जो या तो इस पानी से बना हो, कॉन्टेमिनेटेड यानी कि प्रदूषित पानी से बना हो, अनसेफ वाटर पानी पी लिया हो मैंने, है ना, या फिर प्रॉपर सैनिटेशन ना किया हो, ऐसा पानी पी लिया हो जिसमें सैनिटेशन यानी कि साफ सुथरा नहीं रखा गया हो, इसके कारण फैलता है। सिम्टम क्या होता है? कि इसमें फीवर आती है, मसल्स एक यानी कि हाथ पैर दुखते हैं, थकावट हो जाती है, स्वेटिंग पसीना आता है, डायरिया यानी कि लूज मोशन हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज हो जाती है, ये सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, तो टाइफाइड फीवर किसके कारण होती है? ये बैक्टीरिया होता है सैलीमोनेलाई टाइफी, इसके कारण फैलता है। कैसे फैलेगा? अगर हमने खाना ऐसा खा लिया जिसमें कॉन्टेमिनेटेड वाटर था, है ना, प्रदूषित पानी था, अनसेफ वाटर पानी पी लिया, पुअर सैनिटेशन, अच्छी तरह साफ सुथरा पानी नहीं पिया, है ना, हमारे फीवर हो जाती है, मसल्स पेन हो जाते हैं, फैटिग,
पसीना आने लग जाता है, डायरिया यानी कि लूज मोशन हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। इसे बचाव कैसे कर सकते हैं हम? वैक्सीन लगाओ पहला तो। दूसरा पुअर सैनिटेशन, अच्छी तरह से। अब आप ऐसे एरिया में जा रहे हो, हाँ मेरे इस वजह से हुआ होगा कि मैं ऐसे एरिया में गई थी जहाँ पे थोड़ी सी साफ सफाई नहीं थी, है ना, बाहर ट्रैवल कर रहे थे तो साफ सफाई नहीं थी, उस एरिया में जाने से हो गया होगा, है ना। तो काफी एरिया ऐसे आ जाते हैं हम ट्रैवल करते हैं तो पुअर, अब ऐसे एरिया में जाओ तो वैक्सीन लगा के जाओ। दूसरा, अवॉइड ड्रिंकिंग अनसील्ड वाटर, ईटिंग स्ट्रीट फूड, एक स्ट्रीट फूड ना खाओ, स्ट्रीट फूड गंदे पानी में बनाते हैं मोस्टली लोग। दूसरा क्या है, बिना सील वाला पानी ना पियो, यानी कि विदाउट बोतल वाला पानी ना पियो, जो पैकिंग हो ना पैकिंग वाला पानी पियो, ठीक है, फिर आप टाइफाइड से बच जाओगे। फिर है क्लोरिया, अब क्लोरिया पे पीछे आया था ना, देखो क्लोरिया, ये रहा क्लोरिया। क्या है क्लोरिया? भी है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यानी कि बैक्टीरिया से ही फैलेगा। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? वाइब्रियो क्लोरिया। नाम देखो, नाम से ही पता चल रहा है, वाइब्रियो क्लोरिया। और ये भी किससे फैलता है? कॉन्टेमिनेटेड वाटर, यानी कि प्रदूषित पानी से। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? नोजिया, नोजिया मतलब कि नाक नाक बहने लग जाती है। वोमिटिंग यानी कि उल्टी आने लग जाती है। डायरिया यानी कि अपने लूज मोशन टाइप हो जाता है। मसल्स क्रैम्प्स, यानी कि हाथ पैर बहुत तेज दुखने लग जाते हैं, क्रैम्प्स आने लग जाते हैं उसमें। अब इससे बचाव कैसे करेंगे? बचाव किया है, हैंड वॉश करो अच्छा, और फुली कुकड फूड, यानी कि पूरी तरह बना हुआ खाना खाओ, कच्चा खाना ना खाओ। कच्चा खाना, है ना, सॉरी, कच्चा सलाद वगैरह खाते हैं हम, है ना, अध पका खाना खाते हैं, वो ना खाओ, पूरा पका हुआ खाना ना खाओ, ठीक है। एंड पीलिंग योर ओवन फ्रूट्स, अपने फ्रूट्स है उसको छीलो, पील करना मतलब छीलना। तो फ्रूट्स कई लोग होते हैं सीधे ही खा जाते हैं, तो उसको क्या करो, छील के खाओ, तो क्लोरिया आपके नहीं होगा। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं इसका? रिहाइड्रेशन और एंटीबायोटिक, है ना। आप क्या करो, हाइड्रेटेड रहो और एंटीबायोटिक लो। अब देखो, आपको पता है एक ही वर्ड आया था आपके, क्लोरिया, है ना, वाटर बोर्न डिसीज। मैंने आपको एकदम अच्छी तरीके से इतनी इजी लैंग्वेज में समझाया है। देखो मेरी स्लाइड्स आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगी, आपको दिख रहा है कितना इजी तरीके से मैंने बताया कि टाइफाइड क्या होता है, कैसे फैलता है ना, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको कैसे सही कर सकते हैं, सीक्वेंस वाइज चले हैं। एकदम इजी लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ, रट्टा मारने की बात नहीं है, बस आपको सिर्फ सुनना है। आप सुनोगे तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा, और समझ आ गया तो याद अपने आप हो जाएगा। याद करने की कोशिश करोगे ना, तो ना तो समझ आएगा ना याद होएगा, टाइम उल्टा खराब हो जाएगा अपना, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, इजी लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ, आपको समझना है बस, ठीक है, अच्छे से सुनना है। कितनी अच्छे से मैंने स्लाइड्स बनाई है ना, अच्छे से समझाया, आपके लिए तैयार किया, तो आप इसको पढ़ो। अब देखो, जीआरडीस, ये जीआरडीस होते हैं क्या? इसकी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मेरे से थोड़ी गलत हो, क्योंकि ये बीमारियों के नाम मैं भी पहली बार सुन रही हूँ, है ना, ऐसे ऐसे नाम, क्योंकि हमारा तो सिलेबस ही नहीं था बीमारियों वाला, अब हम पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हो सकता है प्रोनाउंसिएशन का उच्चारण। ये इसका जियार्डिसिस, जियार्डिसिस है, उसके कोज क्या होते हैं? पैरासिटिक इन्फेक्शन, पैरासिटिक इन्फेक्शन हो जाता है। इसका नाम क्या है, किसके द्वारा फैलता है? जियार्डिया लैम्बिया के द्वारा, जियार्डिया लैम्बिया के द्वारा। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन कैसे होता है? ये भी प्रदूषित पानी से ही होता है, कॉन्टेमिनेटेड वाटर। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? डायरिया हो जाता है, हमारे हमारे अब्डोमिनल पेन होने लग जाता है, फ्लोटिंग, है ना। ब्लोटिंग का मतलब क्या होता है, देखते हैं। ब्लोटिंग इसकी हिंदी होगी शायद तक ना, देखते हैं हिंदी हो तो। ये क्या हो गया, हिंदी शायद ही मिले, है ना। चलो देख लेते हैं हम ब्लोटिंग क्या होता है। BLOT, ये रहा ब्लोटिंग मीनिंग। ये होता है एब्डोमिनल ब्लोटिंग इज ए शॉर्ट टर्म डिसीज दैट अफेक्ट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ब्लोटिंग इज जनरली कैरेक्टराइज्ड, अच्छा, ब्लोटिंग का मतलब गैस बननी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, गैस वगैरह बननी स्टार्ट हो जाती है। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम? पानी को उबाल कर पिए, जब भी पानी पिए, ठीक है। देखो मेरी लैंग्वेज कितनी ज्यादा इजी है, इसमें लिखा हुआ है बॉयल और फिल्टर वाटर बिफोर कंजप्शन। मैंने आपको शॉर्ट तरीके में बता दिया कि पानी को उबाल कर पिए, है ना, कितनी अच्छे से समझा दिया मैंने आपको इजी लैंग्वेज में। फिर आता है ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? अब इसकी मेडिसिन ले लो, ट्रीटमेंट हो जाएगा। डायसेंट्री क्या होता है? डायसेंट्री है बैक्टीरिया से, एमोवेबिक इन्फेक्शन से फैलता है। ये भी पानी, दूषित पानी पी लेते हैं और फूड खा लेते हैं तब होता है। सिम्टम्स क्या होता है? ब्लडी डायरिया, यानी कि लूज मोशन में ब्लड आने लग जाते हैं। अब्डोमिनल क्रैम्प्स आने लग जाते हैं हमारी बॉडी में, है ना,
दर्द होने लग जाता है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम, सेफ वाटर को पियेंगे, प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करेंगे। ट्रीटमेंट क्या है, एंटीबायोटिक लो और ड्रग्स, ड्रग्स मतलब कि दवाई, मेडिसिन, यहाँ पे ड्रग्स वो वाला नहीं है, ठीक है, मेडिसिन लो प्रॉपर। फिर आता है ई सोली इन्फेक्शन। ई सोली इन्फेक्शन किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है, इस चेरिया सोली सोली। ट्रांसमिशन क्या होता है, वही कॉन्टेमिनेटेड वाटर और फूड से। सिम्टम्स क्या होता है, डायरिया हो जाएगा, अब्डोमिनल पेन होएगा, वोमिटिंग यानी कि उल्टियां होएगी। प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, फूड वगैरह खाते हैं, पानी पीते हैं तो अच्छे से प्रॉपर उसको धो के अच्छे से साफ सुथरा रख के करो। सपोर्टिव केयर केयर करो और रिहाइड्रेशन करो। रिमेंबर सेफ सैनिटेशन यानी कि अच्छे से साफ सफाई रखो, हाइजीन मेंटेन करो, क्लीन वाटर पियो। इन सारी बीमारियों से फिर आप बच पाओगे। ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है कि लाइफ वाटर इंटरनेशनल वर्क, ये कहते हैं कि सेफ पानी पियो, सेफ कंज्यूम करो सारी चीजें, ठीक है। तो ये था अपना वाटर का। अब देखो 41 पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ड एज पेसिव लर्निंग। पेसिव लर्निंग किसमें होती है, वेयर द चाइल्ड लिसन टू टीचर, फॉलो डायरेक्शन फ्रॉम देम। मतलब कि ऐसी लर्निंग जिसमें चाइल्ड क्या होएगा, पेसिव होएगा, निष्क्रिय होएगा, सिर्फ बच्चा सुन रहे होएगा, टीचर जो भी पढ़ाएगा, टीचर जो भी बोलेगा वो ही करेगा, ठीक है। टीचर यहाँ पे डिक्टेट कर रहा है, बोल रहा है, बातें बता रहा है और बच्चा सिर्फ एकदम चुपचाप होके सुन रहा है ना, पैसिव होके। तो वो कौन से मेथड में होता है, वो होता है पुराने मेथड में, कन्वेंशनल मेथड, जिसमें चोक एंड टोक मेथड भी बोलते हैं उसको, चोक एंड टोक मेथड। यानी कि टीचर है वो चौक लेके बस ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने लग रहा है, बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं, पैसिव होके, मतलब कि बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते, ना डाउट्स पूछ सकते, ना यस नो कर सकते, बस वो सुन रहे होते हैं, है ना। तो कन्वेंशनल मतलब कि पुराना पुराना तरीका है, जिसमें सिर्फ टीचर सेंटर्ड होएगा। वो टीचर सेंटर्ड आपको मैंने अच्छे से करवाया है, जिसमें टीचर ही टीचर होएगा मेन रोल, है ना। स्टूडेंट का रोल बिल्कुल ही ना के बराबर होता है, सेकेंडरी होता है। कोऑपरेटिव तो ये होएगा, लर्नर सेंटर्ड होएगा, कि इसमें बच्चा भी पार्टिसिपेट करेगा, है ना। नॉन कन्वेंशनल यानी कि मॉडर्न, मॉडर्न यानी कि जो स्टूडेंट सेंटर्ड होएगा तो वो नहीं आ सकता। प्ले वे, अब खेल खेल के सीखो, लर्निंग बाय डूइंग, ये भी मॉडर्न है, ठीक है। फिर आता है अपने पास कौन सा 42 क्वेश्चन। 42 कहता है, इट इज सेड दैट द अर्ली वैदिक पीरियड वुमेन हैड इक्वल राइट्स टू गेट एनी टाइप ऑफ एजुकेशन। कि पहले वैदिक काल था ना, जब वेद पुराण थे, है ना, वैदिक काल के टाइम वुमेन को क्या इक्वल राइट था कि वो एजुकेशन ले पाए, क्या सही बोल रहा है। लास्ट फेज था वैदिक पीरियड का, तब वहां पर कोई सेपरेट गुरुकुल नहीं थे गर्ल्स के लिए। 12 साल की एज में या 12 साल की ज्यादा लड़कियां थी उस एज में, लड़कियों के लिए कोई सेपरेट नहीं था, अलग गुरुकुल नहीं था, इसलिए वो हायर एजुकेशन क्या इसी वजह से नहीं ले पाई। तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ, दोनों सही है। क्योंकि वैदिक काल में ना, पहले तो हमारा जो पहले पुराना जमाना था ना, जिसमें जो राम जी थे, सीता जी थे, है ना, कौन सा था वो, सतयुग होता था, सतयुग, है ना। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, ये जो युग थे, वैदिक काल था जिसमें वेद पुराण थे, है ना, वैदिक काल वेद पुराण थे। वहां पर वुमेन को भी इक्वल समझा जाता था, उनका भी राइट था कि वो एजुकेशन ले पाए, लेकिन सेपरेट गुरुकुल नहीं होते थे, इसलिए 12 साल के बाद में उनको हायर एजुकेशन यानी कि जो हम जिसको हम बीकॉम एम कॉम बोलते हैं, वो हायर एजुकेशन नहीं ले पाते थे, ठीक है। फिर 43 क्वेश्चन क्या कहता है, इंडियन यूनिवर्सिटी टू रीच ग्लोबल स्टैंडर्ड नीड सस्टेन रिपोर्ट सपोर्ट फॉर प्रोग्राम इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कि यूनिवर्सिटी है इंडिया की, उन्होंने ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करे हैं कि वो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करे रिसर्च और डेवलपमेंट में, क्या सही बोल रहा है। नॉलेज इकोनॉमी है वो इनवाइज करती है नॉलेज कमीशन को कि वो गवर्नमेंट को क्या ना करे, इन्वॉल्व ना करे हायर एजुकेशन में, क्या ये भी सही बोल रहा है। कि नॉलेज कमीशन है वो कहते हैं गवर्नमेंट को ना हायर एजुकेशन से दूर रखो, क्या ये सही बोल रहा है, ऐसे ही बोलती है। तो इसका आंसर आ जाएगा पहला तो ठीक है, लेकिन दूसरा गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको पता है एनईपी 2020 कौन बनाता है, गवर्नमेंट ही तो बनाती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जितनी भी बनी है वो गवर्नमेंट ही बनाती है, हायर एजुकेशन के लिए ही बनाती है कि हायर एजुकेशन में ये चेंजेस करो, वो चेंजेस करो। तो गवर्नमेंट से कैसे दूर रख सकते हैं, है ना। और ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाती है इंडियन यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए, वो तो बिल्कुल ठीक है ना, ताकि रिसर्च डेवलपमेंट की जा सके अपने इंडिया में। फिर 44 क्या कहता है, 44 है, रेकमेंडेशन दैट नो स्टूडेंट शुड बी अलाउड टू स्पेशलाइज इन टीचिंग ए सब्जेक्ट अनलेस ही हैड ए BA BC वाज मेड बाय। मतलब कि कोई भी स्टूडेंट को ना
किसी यूनिवर्सिटी में टीचिंग करने के लिए नहीं हम अलाउ कर सकते जब तक उसने बीए या फिर बीएससी ना की हुई हो। ये रिकमेंडेशन है वो किसने दी थी? यशपाल कमेटी ने, नेशनल नॉलेज कमीशन ने, एजुकेशन कमीशन ने, या फिर एनएस सरकार कमेटी ने? बताइए। बीएससी या बीए करे बिना किसी को भी कोई सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है? कोई भी स्टूडेंट को टीचिंग करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे हम, ये बोला है। तो इसका आएगा आंसर एजुकेशन कमीशन 1964 वाला। 1964-66 वाला कमीशन है, उसने बोला था कि जब तक कोई बंदा बीए बीएससी वगैरह नहीं करेगा तब तक आप उसको अलाउ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पर पढ़ते हैं हम थोड़ा सा। एजुकेशन कमीशन है 1946 का, 1966 का, उसने क्या बोला है? इसने रेकमेंडेशन दी है टीचिंग सब्जेक्ट के बारे में। ये कहता है कि कोई भी स्टूडेंट है वो अलाउ नहीं है किसी एक सब्जेक्ट में टीचिंग कराने के लिए जब तक कि उसके पास यूजी की डिग्री ना हो, है ना? मतलब सीधी सी बात है, इन्होंने सही बोला है कि अगर उनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की छोड़ दो, अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री भी नहीं है तो वो किस सब्जेक्ट में पढ़ा लेंगे, है ना? वो कैसे पढ़ा सकते हैं? मैंने तो देखा ही नहीं है थोड़ा सा। अब ठीक है, आपको सही नहीं दिख रहा था आई थिंक, कितनी देर जूम अब कर दिया मैंने। अब आई थिंक आपको सही दिखता होगा, जूम कर दिया ना मैंने, पहले मैंने इसको जूम आउट किया हुआ था इसलिए नहीं दिख रहा था आपको। अब ठीक है, इसने ऐसे रेकमेंड किया। और ये रेकमेंडेशन देने के पीछे इनका क्या मकसद था कि एक अच्छा टीचर है ना, वो ही डीप अंडरस्टैंडिंग दे सकता है स्टूडेंट को। अगर एक पर्सन को खुद को ही सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं हो पाएगी, उसको नहीं होगी, खुद ही ग्रेजुएट नहीं किए उसने, अच्छे से किसी सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, तो वो दूसरों को क्या पढ़ाएगा, है ना? ऐसे बोल रहा। ये कहता है कि कुछ और की रिकमेंडेशन है जो कि एजुकेशन कमीशन 1964 से 66 के बीच में दी थी। इन्होंने बोला था कि हायर एजुकेशन को एक्सपेंड कर दो, यानी कि इंक्रीज करो यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को जो कि हायर एजुकेशन करवाती है ना? ये कहता है वोकेशनल एजुकेशन को भी इंक्रीज करो। वोकेशनल यानी कि स्किल बेस्ड एजुकेशन होती है, उसको भी आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा इनहांस करो, ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दो, है ना? वर्क फोर्स यानी कि स्टूडेंट को काम सिखाओ। साइंटिफिक रिसर्च करो, डेवलपमेंट करो, प्रमोट करो रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन को, ये बोला। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आनी चाहिए अपने इंडिया में, ये भी बोला। इसने ये भी बोला कि अडल्ट को एजुकेशन देने के लिए प्रमोट करना चाहिए कि भाई बच्चों को शिक्षा दो, बड़े लोगों को भी पढ़ाओ। डिस्टेंस एजुकेशन के लिए भी बोला। मतलब ऐसे लोग होते हैं जो कि डेली डेली क्लास अटेंड नहीं कर पाते, हु कैन नॉट अटेंड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब डेली क्लास नहीं लगा पाते, इसके कारण उनकी पढ़ाई छूट जाती है ना? कोई जॉब करने लग जाता है, किसी की मैरिज हो जाती है तो पढ़ाई छूट जाती है। इसलिए उन अडल्ट की एजुकेशन के लिए डिस्टेंस एजुकेशन लेके आओ। साथ ही साथ इंप्रूव करो टीचर का एजुकेशन, उसको ट्रेनिंग भी दो। अब टीचर ऐसे नहीं रहने चाहिए बिल्कुल ही कुछ आता ना हो, है ना? टीचर्स को ट्रेनिंग देते रहो टाइम टू टाइम, उनकी क्वालिटी को बढ़ाओ ताकि वो भी स्टूडेंट को और अच्छा पढ़ा सके, ठीक है? एजुकेशन कमीशन कहता है उसने एक पाविटिल मतलब कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा है इंडिया को शार्प बनाने में, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को और ज्यादा अच्छा करने के लिए, है ना? एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए। आया समझ में? तो ये अपना हो गया। अब आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 45। 45 क्या कहता है? फॉर्मेटिव ईयर यानी कि आगे आने वाले ईयर में कौन सी यूनिवर्सिटी ने टेकन टू स्ट्रेटजी ऑफ अडोप्टिंग मल्टीमीडिया इंस्ट्रक्शन थ्रू ज्ञान वाणी ज्ञान दर्शन? कौन सी यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने क्या लिया था, अडोप्ट किया था मल्टीमीडिया इंस्ट्रक्शन ज्ञान वाणी और ज्ञान दर्शन को? कौन सी थी बताओ यूनिवर्सिटी जिन्होंने इसको एक्सेप्ट करा था? तो वो थी इग्नू यूनिवर्सिटी। इग्नू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के लिए, इग्नू यूनिवर्सिटी, है ना? इग्नू यूनिवर्सिटी थी जिसने पहली बार मल्टीमीडिया इंस्ट्रक्शन ज्ञान वाणी ज्ञान दर्शन, जिसपे ऑनलाइन एजुकेशन दी जाती है, घर बैठे एजुकेशन दी जाती है, उसको स्टार्ट करी थी। अब इग्नू यूनिवर्सिटी आपको पता है कि सबसे पहली यूनिवर्सिटी है जिसने डिस्टेंस एजुकेशन को स्टार्ट करा था, है ना? इसलिए अब 46 क्वेश्चन है अपना, आरसी आ गया। फाइनली हम ये कंप्लीट कर ही लेंगे मैराथन। अब आपको मैं 1 मिनट का टाइम देती हूँ, आप 1 मिनट में ना इस पूरे पैराग्राफ को रीड करिए। पहले मैं आपको आरसी अटेम्प्ट करने का तरीका बताती हूँ। मेरा आरसी अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, आरसी कैसे अटेम्प्ट करते हैं, अटेम्प्ट, है ना? आरसी आरसी को अटेम्प्ट करने का तरीका मैं लिख देती हूँ।
आरसी अटेम्प्ट मेथड। आरसी अटेम्प्ट मेथड क्या होता है? फर्स्ट क्या करो, 1 मिनट के अंदर अंदर 1 मिनट में पूरा आरसी पढ़ लो, पूरा आरसी रीड कर लो। ठीक है, 1 मिनट के अंदर अंदर पूरा आरसी रीड कर लो। फिर जाओ क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन एक बार पांचों के पांचों 5 क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो फास्ट फास्ट। 5 को रीड करो कितनी मिनट में? 1 मिनट के अंदर अंदर रीड कर लो, ऑप्शन वगैरह सब देख लो कि क्या क्या बोला हुआ है। ठीक है, 1 से 2 मिनट लगा लो। चलिए इसमें 1 मिनट इसमें लगा लिया, 2 मिनट इसमें लगा लिया, 2 मिनट में आप रीड कर लो सारे क्वेश्चन। फिर आओ क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन देखा आपने, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन पे आए, एक क्वेश्चन पे आए, आरसी में ढूंढा कहाँ पर है वो क्वेश्चन, आरसी में ढूंढो कहाँ पर है वो क्वेश्चन, और साथ साथ में आंसर करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आरसी में ढूंढो, फिर साथ साथ आंसर करो। ठीक है, ये मेथड रहेगा अपना। मैं यही मेथड फॉलो करती हूँ, आपको भी यही मैं आप सजेस्ट करूंगी। सबसे पहले आप 1 मिनट के अंदर अंदर आरसी को पढ़ो ताकि आपको आइडिया लग जाए किस बारे में है। देन उसके बाद में आप क्या करोगे, पांचों क्वेश्चन को एक बार जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लोगे, देख लोगे कि क्या क्या बोला हुआ है इस आरसी में, है ना, कौन कौन से क्वेश्चन है, ताकि अगर आप आरसी दोबारा देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ यहाँ पर ये वर्ड था। ठीक है, फिर थर्ड में आप क्या करोगे, थर्ड में आप क्वेश्चन से क्वेश्चन देखोगे और साथ साथ आंसर करते जाओगे। अब हम पहले देखते हैं मैं भी पढ़ती हूँ आपके साथ साथ, आप भी पढ़ो। कि मोर देन 9 डिकेड्स साइंटिस्ट ने ट्राई करा है रेप्लिकेट प्रोसेस प्रोड्यूस एनर्जी सन और स्टार फ्यूजन। ट्यूसडे रिसर्चर नेशनल इंटीग्रेशन इन कैलिफोर्निया यूएसए अनाउंस्ड ए माइलस्टोन। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ना है लेकिन 1 मिनट लेनी है ना, थोड़ा सा पता चल जाए कि आइडिया किस बारे में है ये आरसी। रिएक्टर प्रोड्यूस करता है 1.5 टाइम मोर एनर्जी बट वाज यूज्ड अर्लियर रिएक्टर मोर कैलिफोर्निया डेवलपमेंट नीड्स सेवरल कंट्रीज रेन्यूएबल 30-30 वेरी डिफिकल्ट टू फॉसिल फ्यूल एनर्जी। ये मैंने पढ़ लिया, ठीक है, मैंने फास्ट फास्ट पढ़ लिया पूरा आरसी। अब मैं हिंदी वाले स्टूडेंट को दिखा देती हूँ, हिंदी वाले स्टूडेंट भी पढ़ लेते हैं। मैं भी आपके साथ रीड करती हूँ। ठीक है, 9 दशक से अधिक समय से वैज्ञानिक गण सूर्य सितारों के लिए प्रक्रिया संलग्न के प्रयास करते हैं, रिएक्टर ने बोला। तथापि राष्ट्रों की व्याख्या के लिए, ये मैंने भी रीड कर लिया। ठीक है, हिंदी का कर लिया मैंने। अब देख ली हिंदी आपने, अब आ जाते क्वेश्चन पे, एक बार देख लेते क्वेश्चन में किस किस की बात की गई है। पावर जनरेशन, ग्रीन हाउस गैसेस अर्थ पे थी। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, दूसरा बोला है एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्यूजन के बारे में, फॉसिल फ्यूल के बारे में। ये लाइनें मेरे को ध्यान आ रही है कि मैंने ऊपर पढ़ी थी, फॉसिल फ्यूल के बारे में बोला था। साइंटिस्ट, ये भी बोला था मैंने, प्रोड्यूस एनर्जी, यानी कि ये भी है क्वेश्चन में। फिर हमने देखा था सेवरल कंट्री मूव करती है, ट्रेंड के बारे में। ठीक है, और 50th क्वेश्चन क्या कहता है ये भी देख लेते हैं हम। 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम की जाती है फ्यूजन में। ठीक है, कैलिफोर्निया वर्ड मैंने देखा था, अब मेरे को पता चल गया कौन कौन से वर्ड मैंने देखे थे। तो अब मैं आ जाती हूँ जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है देखो। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू करंट एस्टीमेट, करंट एस्टीमेट अगर हम लगाएं तो पावर जनरेशन अकाउंट हाउ मच फॉर द टोटल गैस इमिशन ऑन अर्थ। कि वर्तमान आकलन के अनुसार पृथ्वी पर कुल GHG, अच्छा GH यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस, पृथ्वी पर कुल यानी कि टोटल ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन में विद्युत उत्पादन का कितना योगदान है। ठीक है, पढ़ ली मैंने हिंदी। ग्रीन हाउस गैसेस का हमें कंट्रीब्यूशन देखना है, किसमें, करंट एस्टिमेट में। अब हम देखते हैं अच्छे से। देखो साइंटिस्ट वर्ड अपने उसमें आया था ना एक क्वेश्चन में, तो पता चल गया ना, यहाँ से भी कोई एक क्वेश्चन है वहां पे आप देख लेंगे। फ्यूजन वाला भी देखा, सन वाला भी देखा था, यहाँ पे एक बार थोड़ा सा हम टिक कर लेंगे ताकि दिक्कत ना हो। कैलिफोर्निया वर्ड भी आया था ना, इसलिए मैंने बोला था कि 5 के 5 आपके जो क्वेश्चन है ना एक बार थोड़ा गो थ्रू कर लो। गो थ्रू कर लोगे ना क्वेश्चन को तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से वर्ड यूज करे हैं। फिर आप जब पहली बार पैराग्राफ पढ़ोगे ना क्वेश्चन करने के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए, तो आपको थोड़ा थोड़ा माइंड में क्लिक होएगा कि ये वर्ड तो आए थे। तो जब आपके मेन क्वेश्चन आएंगे तब आपको ध्यान रहेगा कि ये लाइनें यहाँ यहाँ पे थी। ठीक है,
अब आ जाओ ग्रीन हाउस गैसेस की बात करा था ना, सेवरल कंट्री ने शिफ्ट करा है, सेवरल कंट्री का भी आया था। क्लाइमेट यट पावर जनरेशन 20 से 30% तक ग्लोबल एमिशन में आई थी, 20 से 30% तक, है ना। तो देखिए चलते हैं 20 से 30% तक, फर्स्ट में ही अपना आंसर आ गया, बहुत जल्दी जल्दी आ गया 20 से 30% तक। अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, 1 सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है अपना, एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है सन के द्वारा, स्टार इज थ्रू फ्यूजन, स्टार के द्वारा, स्टार है वो फ्यूजन के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस थ्रू फ्यूजन रिलेटिवली क्लीनर है कंपेयर टू फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, एनर्जी है जो फॉसिल फ्यूल से पावर जनरेट होती है ना, उससे भी ज़्यादा क्लीन कौन सी है, जो फ्यूजन से होती है। देखो एक तो होता है फ्यूजन, एक होता है फिजन। फ्यूजन मतलब एक बड़ा सा टुकड़ा था, उसे छोटे छोटे टुकड़े बन गए, ठीक है, बड़ी एनर्जी से छोटी छोटी एनर्जी बन गई। फिजन का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े आपस में मिलकर एक बड़ा टुकड़ा बना देगा, छोटी छोटी एनर्जी है एक बड़ी एनर्जी को बना देगी, उसको बोलेंगे फिजन। आया समझ में, फ्यूजन मतलब छोटे बड़े का टुकड़े हो गए, एक एक चौक है उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, है ना। और फिजन का मतलब है छोटे छोटे चौक के टुकड़े, मिट्टी के टुकड़े मिलके चौक बना लिया, ठीक है ऐसे। तो ये बोल रहा है कि अब ये देखना ये लाइन है या नहीं है। एवरी प्रोड्यूस सन वाला, अब सन वाला मैंने लगाया था ना टिक मार्क, सन वाला कहाँ पे आया था, यहाँ पे देखो। फॉर मोर देन 9 डिकेड साइंटिस्ट ने ट्राई करा है रिप्लेस करने के लिए प्रोड्यूस एनर्जी फॉर सन और स्टार फ्यूजन से। रिसर्चर नेशनल फैकल्टी में कैलिफोर्निया में यूएस माइलस्टोन, ये कहता है व्हाट वाज प्रोसेस ऑलरेडी अटेम्प्ट टू फ्यूजन, फ्यूजन फ्यूजन की बात कही है, फ्यूजन तो नहीं बोला इसमें, है ना। आप देखो इसको, आप देखो इसमें, मैं 1 मिनट ना थोड़ा पानी पी के कर लेती हूँ, मेरा गला ज़्यादा ही खराब हो रहा है, आज पूरा दिन मैं क्लास ही क्लास ले रही हूँ। मिला, देखो फर्स्ट तो रोंग है, क्यों, क्योंकि देखो सन वाली लाइन देखी थी उसमें फ्यूजन था ना कि फिजन, फ्यूजन था, फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड सही है, क्यों, क्योंकि जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है फ्यूजन से वो ज़्यादा क्लीन होती है, ये तो अपने को जीके का, जीके का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि जो फ्यूजन से यानी कि न्यूक्लियर से बनती है ना पावर, वो फॉसिल फ्यूल कोल पेट्रोलियम, ये उपले वगैरह जलाने से, कोयला जलाने से, पेट्रोलियम जलाने से, बायोमास जलाने से ज़्यादा अच्छी होती है ना। कोल पेट्रोलियम वगैरह जलाते हैं, वो फॉसिल फ्यूल हम जलाते हैं जिसको हम दोबारा नहीं बना सकते, जिसको बोलते हैं जिसको हम दोबारा नहीं बना सकते, उसको बोलते तो परंपरागत, परंपरागत सोर्सेज है ना। तो उससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है, ये आ गया समझ में। अब 48 देखते हैं, 48 थी है ना ये, हाँ ठीक है, 48। अब ये मैंने बोला था ना साइंटिस्ट वाला आया हुआ था, देखो अब इसने, ये पहली लाइन है, ये भी मैंने पढ़ी थी, साइंटिस्ट ने कितने सालों से एनर्जी को प्रोड्यूस करने का ट्राई करा, कौन सी एनर्जी, फ्यूजन से। साइंटिस्ट ने कितने सालों से फ्यूजन से एनर्जी बनाने का ट्राई करा है, 20, 14, 50 और 90, देखो फॉर मोर देन 9 डिकेड्स, 9 डिकेड्स, डिकेड्स का मतलब होता है दशक, दशक, 9 दशक यानी कि 90 दशक, ठीक है, 9 दशक से ट्राई करा है कि वो रेप्लीकेट कर दे, प्रोड्यूस एनर्जी सन स्टार फ्यूजन, है ना, फ्यूजन से एनर्जी बनाए, तो 90, मोर देन 90, है ना, ये आ गया आंसर। 49 देखते हैं, बिल्कुल ईजी है ना आरसी, मेरा बताया हुआ अगर आप मेथड यूज करोगे आरसी करने के लिए तो आपके 15 के 15 नंबर, 5 नंबर तो पेपर 1 के, 10 नंबर पेपर 2 के, टोटल 15 नंबर पक्के हैं, ठीक है। मेरा मेथड बहुत ईजी है, मैंने आपको एकदम इजी मेथड से करवाया आरसी, यहाँ से आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, और वो सबसे बड़ी बात क्या है, टाइम, टाइम कम लगेगा, लो टाइम कंज्यूम करोगे आप, कम टाइम, इसको लेस बोल देते हैं, लेस टाइम कंज्यूम करोगे, ठीक है।
लेस। देखो सेवरल कंट्री, ये अभी मैंने टिक मार्क करा था ना, सेवरल कंट्री ने क्या बोला है, वर्ल्ड आर मूविंग टुवर्ड्स रेन्यूएबल एनर्जी, यानी कि जिसको हम दोबारा बना सकते हैं, रीन्यू कर सकते हैं एनर्जी सोर्सेस को डेवलपमेंट नीड्स के लिए। ये बोल रहा है कि बहुत सारी कंट्री अब क्या कर रही है, अब मूव कर रही है, शिफ्ट कर रही है किसके पास, रेन्यूएबल एनर्जी बनाने के लिए, ताकि डेवलपमेंट नीड्स को पूरा कर पाए। और रेन्यूएबल रिसोर्सेज है एनर्जी के, वो स्टेबल नेचर के होते हैं। क्या ये सही बोल रहा है? ये अपने को बताना है। ये देखिए पैराग्राफ, देखिए इसमें कहाँ पे लिखा हुआ है, साइंटिस्ट हैव ट्राई टू रेप्लिकेट करने के लिए लगे हुए हैं, ठीक है। माइलस्टोन है, ये भी ठीक है। न्यूक्ली प्रोड्यूस मोर एनर्जी, अटेम्प्ट्स टू फ्यूजन मोर एनर्जी, साइंटिस्ट कहता है 2 डिकेड्स लग जाएंगे। सेवरल कंट्री, ये रहा, सेवरल कंट्री शिफ्ट कर रही है रेन्यूएबल एनर्जी पे, इंटरनेशनल क्लाइमेट कमिटमेंट यानी कि डेवलपमेंट करने के लिए, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट वाला अपना ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो गया, फर्स्ट ठीक है। येट पावर जनरेशन करंटली रिस्पॉन्सिबल, इतना इनहेरेंट अनस्टेबल नेचर है रेन्यूएबल एनर्जी, देखो अनस्टेबल बोला है यहाँ पे, और वहां पर क्या बोला है, स्टेबल, तो इट मीन्स दूसरा गलत है, तो पहला ठीक दूसरा गलत, ये अपना हो गया आंसर, ठीक है। अब आते हैं 50th क्वेश्चन पे, फाइनली हमारा पैराग्राफ कंप्लीट होने वाला है। और पैराग्राफ क्या, अपना तो पेपर ही कंप्लीट होने वाला है। देखो एवरी 100 यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, यानी कि हर 100 यूनिट ऑफ एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं किसमें, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन में। फ्यूजन का मतलब बताया था ना मैंने, फ्यूजन का मतलब जब आप बड़ी चीज से कोई छोटी चीज तोड़ रहे हो, छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हो। तो नेशनल इग्निशन फैसिलिटी है कैलिफोर्निया में, वो एबल क्या है, कितने यूनिट्स ऑफ एनर्जी बनाने के लिए एबल है, यानी कि 100 यूनिट से आप फ्यूजन एनर्जी बना रहे हो, तो इससे कितनी बन सकती है, आप बताइए। कैलिफोर्निया का यहाँ पे डाटा दिया हुआ था। 1.5 टाइम, 1.5 टाइम यानी 1.5 का मतलब क्या होता है, यानी कि 150, एक के बाद, है ना, यही होता है ना, 10 तो 150, ये आंसर हो जाएगा 150। देखो 1.5 लिखा हुआ है, इट मीन्स क्या है, इसके नीचे जीरो है, जीरो, जीरो लगा दो, और साफ दिख रहा है यहाँ पे 1.5 बोल रहा है, 1.5 से मैचिंग कौन है यहाँ पे, 150 है, तो 150 आ जाएगा, ठीक है। और अभी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी आपको मैंने करवा दिया है सारा, देखती हूँ मैं कुछ रहा है तो। ये देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सारे पीवाईक्यू के, जो कि एग्जाम में आने ही आने हैं, यहीं से एग्जाम में आएंगे, यहीं से एग्जाम में आएंगे। ठीक है, ये सारे मैंने आपको पढ़ा दिए, और मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूँ, ठीक है। तो आज हमने फाइनली अपना पेपर है वो कंप्लीट कर लिया है, और ये तो आगे एजुकेशन का पेपर था ना ये, तो इनका है। तो मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट लूंगी आपका। देखो मेरा चैनल है JRF निशा इनसाइट, है ना, JRF निशा इनसाइट्स। इस चैनल पर आपको मेरे टीचिंग एप्टीट्यूड का, रिसर्च एप्टीट्यूड का, कम्युनिकेशन का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। कंप्लीट कोर्स मैंने करवाया है, जैसे पेड कोर्सेज होते हैं ना, लाइक पेड कोर्सेज, है ना, लाइक पेड कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया है, फ्री में। दूसरा मैंने आपको PYQ भी करवाए हैं, है ना। हायर एजुकेशन की मैराथन भी ली है, मैराथन। उसके अलावा आपकी पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की मैराथन मैंने शेड्यूल की हुई है, वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आपकी मैंने ये 50 PYQ की भी ले ली, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करवाए हैं। अब हमारी एक क्लास रहती है सिर्फ, कौन सी, हायर एजुकेशन की। हमने प्री इंडिपेंडेंस कर लिया था, प्री इंडिपेंडेंस कर लिया था, पोस्ट इंडिपेंडेंस रहती है,
पोस्ट इंडिपेंडेंस, है ना। तो वो हम क्या करेंगे, संडे को करेंगे, संडे को पोस्ट इंडिपेंडेंस करेंगे। उसके अलावा अब आपकी क्लासेस है वो जून के बाद में होएगी, जून के बाद में रेगुलर होएगी। रेगुलर कब, 12:30 AM, सॉरी PM, 12:30 PM शाम को, शाम नहीं सॉरी दोपहर, दोपहर को जून को रेगुलर क्लासेस होएगी 12:30 PM को। इनफैक्ट आपको जैसे ही मेरे जून के एग्जाम होते हैं मैं दिन में 3 से 4 क्लासेस लूँगी, ठीक है, ताकि जो नए बच्चे जुड़े हैं मेरे साथ वो भी तैयारी कर सकें। ठीक है, आप भी पेपर देने के बाद में भी तैयारी को कंटिन्यू रखना, ठीक है, क्योंकि नेट सेट PhD असिस्टेंट प्रोफेसर सब में ये आते हैं, है ना, सारों में ही ये ही सिलेबस है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी, आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। मैंने आपको टॉप 50 PYQ विद आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी करवाए हैं, देखो कितना अच्छे से यहीं से क्वेश्चन आने ही हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, चाहे वो आपका नेट सेट JRF कोई भी एग्जाम हो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब हमारी क्लासेस है वो सिर्फ जून के बाद ही होगी, अभी क्लासेस नहीं होगी क्योंकि मेरे को भी पेपर 2 की तैयारी करनी है। इसलिए अगर मेरा पेपर 2 पहले कंप्लीट हो गया, मैंने तैयारी कर ली, तो मैं हो सकता है आपकी 1-2 क्लासेस और ले लूँ, ठीक है, अदरवाइज जून के बाद लेंगे। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। आज कंटिन्यू मैं पता है कितने आवर्स से पढ़ा रही हूँ, 3 आवर्स मैंने 2 आवर्स मैंने ली कम्युनिकेशन की क्लास, उसके बाद में मैंने 2 आवर्स ली इस PYQ की क्लास, फिर बीच में नेटवर्क चला गया था, अब 2 आवर की फिर से मैंने PYQ की क्लास ली है। 2, 2, 4 और 6 आवर से मैं बोल रही हूँ, इसलिए मेरे से बोला ही नहीं जा रहा क्योंकि गला इतना ज़्यादा पेन कर रहा है ना, मैं बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा पेन कर रहा है मेरे को, खाना तक नहीं खाया जा रहा मेरे से, और इसलिए मेरे को बोलने में आज प्रॉब्लम भी हो रही है, मैं बीच बीच में अटक रही हूँ बोलते हुए, अदरवाइज नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट भी करवा रही हूँ ताकि आपको जल्दी से कंप्लीट करवा दूँ, अदरवाइज फिर पेन होता ही रहेगा, ठीक है। तो आपको PDF शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी आप मेरी टेलीग्राम चैनल वगैरह सब चीज़ ज्वाइन कर लेना, आपके पास लिस्ट है।